ऊपर एरिया अगर मैं मानूंगा तो 4A, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए 4A मान लिया। नीचे इधर एरिया A, ये क्लियर है? तो बच्चों बताओ, ये वाला एरिया मैंने कितना माना? 4A। ये वाला एरिया 4A, हाइट इसकी h, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। तो अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें इतना हिस्सा हवा में है, ए एरिया, ये एरिया है 4A। तो यहां इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लिखता हूं तो P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू एरिया, तो यहां फोर्स लगेगा P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू 4A। बताओ बच्चों, इस फोर्स में कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब ये बताओ इसका mg कहां लगेगा? mg कहां लगेगा? नीचे। तो mg मैंने नीचे लगा दिया। mg कैसे लिखूंगा? वॉल्यूम 4A रो बाई 3 मास इंटू जी। ये क्लियर है? h भी आएगा, कैपिटल H। ठीक। अब इतना हिस्सा हवा में है, इतना हिस्सा हवा में है, तो यहां पे हवा का फोर्स लगेगा P नॉट इंटू एरिया। ये हवा का फोर्स हो गया। अब पूरा 4A, पूरा 4A, बीच में A, पूरा 4A, बीच में A। तो बताओ आसपास का एरिया कितना बचा? आसपास का एरिया कितना बचा? 3A। अब बच्चों बताओ यहां प्रेशर कितना होगा? P नॉट। यहां प्रेशर P नॉट प्लस रो जी H1, यहां प्रेशर P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H। तो इधर इधर वाले जो 3A एरिया है, इधर वाला जो 3A एरिया है उस पे प्रेशर हुआ P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H इंटू इसका एरिया कितना है? 3A। ये चीज समझे? तो वापस समझो, इसका mg कहां लगा? नीचे। कैसे लिखा? 4A इंटू हाइट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज रो बाई 3 इंटू जी। तो ये चीज है mg। ऊपर प्रेशर का फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू 4A एरिया। तो P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू 4A एरिया। बॉटम में जो हवा में खुला है वहां प्रेशर P नॉट और एरिया A, तो P नॉट A ये हवा वाला, बाकी 3A एरिया बच गया। 3A एरिया पे प्रेशर है P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H। तो यहां प्रेशर ये आया, ये आया। अब बच्चों देखो यहां P नॉट इंटू 4A, P नॉट इंटू 4A, यहां देखो P नॉट A और P नॉट 3A। तो P नॉट A, P नॉट 3A, टोटल मिला के P नॉट 4A। P नॉट 4A ऊपर, P नॉट 4A नीचे। तो प्रेशर वाले कट गए, एटमॉस्फेरिक वाले कट गए, तो उसको बच्चों में लिख नहीं रहा हूं, समझ गया ना? नीचे वाले टोटल हो गए P नॉट इंटू 4A, ऊपर वाले टोटल हो गए P नॉट इंटू 4A, वो आपस में कट गए। अब बाकी वाले बस में लिख रहा हूं P नॉट को छोड़ के। तो यहां देखो, यहां बच्चों देखोगे रो जी H1 4A नीचे, नीचे और कौन सा है? mg वाला 4A H रो बाई 3 जी। ऊपर फोर्स, ऊपर फोर्स ये वाला वो कट चुका है, ये वाला इसमें ये कट चुका है। तो रो जी H1 3A, रो जी H 3A। बच्चों मुझे बताओ यहां तक कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? अब देखो, पूरे में से तुम देखोगे रो कट रहा है, जी कट रहा है, ए कट रहा है। रो जी ए, ये तीन टर्म तुम्हारे कट रहे हैं। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ए रो जी।
ए रो जी, ए रो जी, ये कट गए। अब उस साइड तुम्हारे पास क्या बचा, 4H1। इसके बाद यहां देखोगे तो 4H/3, कहीं मैं मिस्टेक करूं तो चेक करते रहना। यहां देखोगे 3H1, यहां देखोगे 3H। इसको यहां लाता हूं तो H1, इसको यहां लाता हूं तो 9 - 4, 5H/3। तो अब बच्चों देखो, पहले पार्ट में पहले पार्ट में बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझो। क्वेश्चन में बच्चों ये दिया है, ये काफी भरा हुआ है, इसका लेवल कम करते जा रहा है, कम कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये उठने लगता। तो वो पॉइंट बताना। तो उठना कब स्टार्ट करेगा, जब इसके फोर्सेस बैलेंस हो जाए, तो नीचे वाले फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर, तब ये उठना स्टार्ट करेगा। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है, हमने फोर्सेस बैलेंस किए, सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। अब बच्चों इसमें चेक करें, कहीं कोई दिक्कत हो पूछें आराम से, किसी भी स्टेप में इसमें कोई तकलीफ लग रही हो पूछो। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बच्चों क्या पूछा है, इस पॉइंट पे वो उठने लगेगा। तो मान लो लेकिन तुमने उठने नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई फोर्स लगा के उसको चिपका के रखा। उठने लगेगा लेकिन तुमने उठने नहीं दिया, उसको फोर्स लगा के चिपका के रखा, और लेवल को और कम करते चले गए। और एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद से ही नहीं उठ रहा। इस पॉइंट पे तो वो उठने लगेगा, जैसी लेवल थोड़ा सा कम करोगे वो उठ जाएगा। लेकिन तुमने उठने नहीं दिया, तुमने अपनी तरफ से एक फोर्स लगा के उस पर रखा है, और क्या किया, लेवल कम किया। एक पॉइंट ऐसा आया जब तुम्हें लगा कि भाई हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो उठ नहीं पा रहा। तो वो लेवल बताना है जब वो उठ नहीं पाएगा या तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? उस लेवल को शायद H2 बोला है। क्या बोला है? H2। और डायग्राम भी बच्चों बनाया, डायग्राम भी बच्चों बना हुआ। तो वो लेवल तुम्हारा H2 है। तो अब बच्चों मैं पूरा डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूं, डायग्राम तुम उस क्वेश्चन में देख सकते हो। इसमें कहीं कोई तकलीफ लग रही हो बच्चों पूछे, इस पार्ट में कोई दिक्कत? इसमें याद रहे, डायरेक्ट बॉयंसी से तुम नहीं कर सकते। तुम सोचो वी रो लिक्विड जी लगा दो, वो गलत है, इसको प्रेशर से ही करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उस पर फोकस करता हूं। सेकंड पार्ट बच्चों देखो, यही सिस्टम है, बीच का एरिया ए। बच्चों बताओ यहां अब प्रेशर कितना है, सेकंड डायग्राम देख के बताओ। P0। तो फोर्स कितना लगेगा, P0 × 4A। mg अभी भी नीचे लगेगा, कितना लगेगा, यही। तो mg अभी भी वही लगेगा, 4A। मास थोड़ी बदला है, h ρ/3g। अब इस हिस्से पे बताओ बच्चों फोर्स क्या लगेगा, बीच वाले पे, P0A। बाकी एरिया कितना बचा, 3A। अब ध्यान से देखो डायग्राम, तुम देखो हाइट कितनी है, H2। बच्चों सेकंड डायग्राम देखो, ये हाइट कुछ H2 है, तो यहां प्रेशर P0, तो नीचे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस ρg/H2। प्रेशर बच्चों क्या होगा, P0 प्लस ρg/H2। बच्चों जो तुम्हारे में डायग्राम बना हुआ है वो देखो, उसमें तुम देखोगे अब यहां तक लिक्विड है केवल, ये हाइट H2 है, तो P0 प्लस ρg/H2। ये चीज क्लियर है? तो अब ये वाला फोर्स अगर मैं लिखता हूं तो P0 प्लस ρg/H2, और एरिया कितना लोगे, एरिया बच्चों कितना लोगे, बोलो, 3A। अब फिर देखो, ये P0 × 4A, P0A, और यहां से P0 3A। तो नीचे P0 × 4A, ऊपर P0 × 4A। देखो वापस बताता हूं, डायग्राम उसमें देखना, ठीक है, इसमें नहीं है, ये एडवांस वाले डीपीपी में है, ठीक है ना। अब देखो,
उस डायग्राम में अगर देखोगे तो यहां हवा है तो यहां फोर्स लगेगा पी नॉट इंटू एरिया। बच्चों मैं अलग से बना देता हूं अगर कई लोगों के पास डायग्राम नहीं है। ये डायग्राम है, ये मान लो H2 तक भरा हुआ है H2। तो यहां प्रेशर हुआ पी नॉट, तो यहां फोर्स पी नॉट इंटू 4A। यहां प्रेशर है पी नॉट, तो यहां प्रेशर होगा पी नॉट इंटू रो जी H2। तो पी नॉट प्लस रो जी H2 और एरिया 3 है। ठीक है, तो देखो पी नॉट इंटू 4A, पी नॉट ए और पी नॉट 3 है। प्रेशर वाला बच्चों फोर्स कट गया, उसमें कोई तकलीफ। ठीक है, तो प्रेशर वाले को छोड़ के मैं लिख रहा हूं, प्रेशर वाले को छोड़ के बच्चों में लिख रहा हूं। तो देखो नीचे फोर्स है तुम्हारे पास 4A H रो बाई 3G। ऊपर फोर्स है बच्चों रो G H2 3A। अगेन G रो ए कट गए। इस 3 को यहां भेजो, 3 को यहां भेजोगे आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 4H/9। तो दूसरी वाली हाइट तुम्हारे पास क्या आ गई 4H/9। बताओ बच्चों इसमें कोई तकलीफ? बोलो, जो डाउट हो पूछो आराम से। बच्चों कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लें, डिस्कशन नहीं करें। इसमें देखो ये डायग्राम, सेकंड डायग्राम, तो ये, अच्छा हाँ वो डायग्राम सही नहीं बना है। बच्चों डायग्राम देखोगे तो उन्होंने उसको क्लोज कर दिया है और उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें ऐसा दिखा दिया है कि मतलब होल बंद कर दिया और उसको ऊपर उठा दिया, वो गलत। तो उसको करेक्ट कर लेना, इस तरह का ही डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ इसके सेकंड पार्ट में कोई तकलीफ? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट आपसे बोला है कि हम लेवल कम करते जा रहे हैं, तो कब वो उठेगा? तो अब समझो mg नीचे लग रहा है, वो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है। अगर तुम लेवल कम करोगे, लेवल कम करोगे तो ये वाला फोर्स कम होता जाएगा, ये वाला फोर्स कम होता जाएगा। तो वो किसी भी हालत में उठने वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स कम हो रहा है, नीचे वाला फोर्स वही है। तो किसी भी हालत में वो नहीं उठेगा। तो तुम कितना भी लेवल कम कर लो वो आगे फिर उठेगा ही नहीं। तो अब लास्ट पार्ट इसका देखो, इफ हाइट H2 ऑफ वाटर लेवल इज फर्दर डिक्रीज देन, तो फिर कितनी भी हाइट कर लो वो वहीं का वहीं रहेगा। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा आगरा। सिलेंडर विल नॉट मूव अप एंड रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बच्चों अभी ये क्लियर है? पीछे बीच में तुमको मैं कई बार से देख रहा हूँ, ध्यान रखना अब आवाज नहीं है। और अपनी नोट्स और होमवर्क भी रेडी रखना, आवाज आती है तो उसे लेके इधर आ जाओ। ओके बच्चों मुझे बताएं इसमें अभी कोई तकलीफ, किसी को भी डाउट? ठीक है बच्चों, इसमें ये करना, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसको एज ए होमवर्क रख लो, इसे हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं, चाहो तो बच्चों 17 भी कर, 17 में शायद कुछ गड़बड़ है, खैर 15 16 तो कर लेना, फिर देखते हैं। इतना अभी क्लियर है? ठीक है, इधर तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे जो है। ठीक, हाँ तुम एक बार खड़े हो जाओ। हाँ तुमसे ही बोल रहा हूँ, जो रेड जैकेट के बगल में, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष्मान। ठीक है, तो एक बार अपने नोट्स और होमवर्क कॉपी लेके क्लास के बाद मुझसे मिल लेना। और ध्यान रहे अब तुम्हारी क्लास में आवाज नहीं है। ठीक है
तो बच्चों अब मैं आगे चीजें डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम लोग समझो। ठीक, पीछे। ओके, तो बच्चों अब टॉपिक हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हेडिंग तुम इस तरह से लिख लो, फ्लूइड डायनेमिक्स। बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है बच्चों। कोई ट्रांसपेरेंट बोतल है किसी पे? ये नहीं ट्रांसपेरेंट, ये तो मुझ पे ही है। हाँ ये पास करो। ओके बच्चों अभी इधर देखें। हाँ बच्चों देखना, ये बोतल मैंने ऐसे रख दी, पानी हल्का सा ऑसिलेट कर रहा है। पानी हल्का सा ऑसिलेट कर रहा है। इधर देखें आप, ठीक है। मान लो आप बिल्कुल रेस्ट पे आ गए, तो अभी पानी कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, अभी पानी कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें लिक्विड या फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था। तब हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अब मान लो यही मैंने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, तो तुम देखो बर्तन के रिस्पेक्ट में पानी का मूवमेंट है। तो बर्तन के रिस्पेक्ट में अगर पानी का मूवमेंट हो तो वो हम पढ़ते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो मान लो बच्चों यही बोतल है, तुम देखो लगभग पानी रुक गया। बच्चों पानी लगभग रुक गया, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स। इसी बोतल को तुम ट्रेन में लेके ट्रेवल कर, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, तुम उसको देखोगे, तुम्हें लिक्विड रेस्ट पे दिखेगा या मूव करता हुआ? रेस्ट पे। तो वो कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी? फ्लूइड स्टैटिक्स। क्योंकि भले ही फ्लूइड मूव कर रहा, लेकिन बर्तन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, बर्तन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसे हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। अब यही मान लो इसमें से मैं पानी फैलाने लगूं, तो बर्तन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई पाइपलाइन है, उसमें ये टैब लगा है, तो पानी इसके अंदर रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं टैब ओपन कर दूंगा तो पानी मूव करेगा, तो बर्तन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होने लगा। इसको हम बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्तन के रिस्पेक्ट में फ्लूइड का मूवमेंट होगा, तब हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज समझ गए? अब बच्चों इसमें पॉइंट बना के तुम लिख लो, इन फ्लूइड डायनेमिक्स, इन फ्लूइड डायनेमिक्स we study about we study about fluid properties, in fluid dynamics we study about fluid properties, fluid properties when fluid is in motion, when fluid is in motion with respect to container. In fluid dynamics we study about fluid properties, we study about fluid properties when fluid is in motion, when fluid is in motion with respect to container. तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर फ्लूइड मूव करने लगेगा, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों जैसे समझो अभी जस्ट 26 जनवरी कुछ दिन पहले गई है। आप में से कोई भी अगर टीवी देखे और उसमें परेड रहती है, तो उसमें आप देखोगे मिलिट्री पर्सन मार्च करते, तो उनका अगर तुम सिंक्रोनाइजेशन देखोगे तो हर एक की प्रॉपर सूट जितनी हाइट तक जा रहा है उतनी हाइट तक सबके जाते, बिल्कुल एक साथ मतलब इधर आएंगे एक साथ इधर जाएंगे, तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से जाते। अगर मान लो 2 3 4 लाइन बना के वो चल रहे हैं, जैसे एक ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, तो वो चारों पांचों लाइन कभी भी तुमने टकराती हुई देखी है कि कोई इससे टकरा गई, उसकी लात उसको लग गई? ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा।
क्योंकि वो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलते। अब मान लो सड़क पे तुम देखोगे या मान लो मंदिर में दर्शन करने जाओ तो बहुत भीड़ रहती, उसमें जिसका जो मन करता है कैसे भी भागता है कैसे भी टकराता है, तो वो भीड़ चाल रहती है। लेकिन यहां देखोगे तो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रहता है। तो फ्लूइड्स में भी हम दो तरह से फ्लो डिस्कस करते हैं, एक जब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के साथ हो रहा हो और एक रैंडम हो रहा हो। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से क्या मतलब है, जैसे मान लो ये बोतल से तुम पानी ऐसे गिराओ, पानी इस तरह से गिराओ, तो ऑब्जर्व करोगे पानी ऐसे प्रॉपर लेयर्स बना के यूं गिरेगा, इस तरह से प्रॉपर लेयर बना के पानी गिरेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो वो लेयर बना के गिरता, उसके बाद मान लो यहां ऐसे इधर उधर होने लगा, तो जब तक वो प्रॉपर लेयर बना के गिर रहा है इस तरह से, तो यहां तक जो फ्लो हो रहा है इस पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अभी मैं लिखवाऊंगा, इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इसी को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जब तक प्रॉपर लेयर बना के वो गिर रहा है उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बाद वो कहीं भी ऐसे ऐसे गिरने लगा तो इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां तक जो इनकी लेयर्स हैं जो मैंने तुम्हें समझाया आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, जैसे मैंने वहां समझाया वो प्रॉपर लाइन बना के चल रहा है, तो कोई भी लाइन एक दूसरे से टकराएगी नहीं, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो यहां भी फ्लूइड्स की जो ये लाइंस हैं उन लाइंस को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। वो इस तरह से रहेंगी कि आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। समझ गए? तो अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो, स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट से ऊपर देखोगे तो तुम्हारा फ्लो है स्टडी, और इस पॉइंट के जैसे ही तुम नीचे आ गए तो फ्लो तुम्हारा हो जाएगा टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट जो मैंने तुम्हें बताया भीड़ चाल, जिसका जहां मन कर रहा है भाग रहा है, वो है तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो। तो मॉलिक्यूल रेंडमली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में भागेंगे, आपस में टकराएंगे, कुछ भी हो सकता है, ये है टर्बुलेंट। स्ट्रीम लाइन या स्टडी फ्लो में क्या होगा, प्रॉपर लेयर्स बना के वो गिरेगा, प्रॉपर लेयर्स बना के इस तरह से गिरेगा। क्लियर है बच्चों? अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, मान लो मिलिट्री पर्सन मार्च कर, तो तुमने देखा होगा हर एक का बहुत प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है, हर एक की लेग्स जितनी ऊपर जा रही है सबकी उतनी ही जाएगी, एक साथ नीचे आएगी, प्रॉपर लेयर बना के चलेंगे। जैसे भेड़ चाल जिसे हम बोलते हैं, एक भेड़ जैसे जा रही, सारी भेड़ें उसी को फॉलो करते हुए जाती। तो स्टडी फ्लो में बिल्कुल वैसा ही रहता। मान लो इनको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। तो ये मान लो 1 2 3 4 पार्टिकल है, तो एक जो रास्ता फॉलो करेगा उसके पीछे वाला उसी को देख देख के पीछे चलेगा, जो जो रास्ते पे वो जा रहा है बिल्कुल वही रास्ता फॉलो करेगा। तो मान लो इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम पूरा ध्यान इसी पॉइंट पे लगा रहे हो। तो बच्चों अभी इस पॉइंट पे 1 है, कौन सा है, अभी आंख के सामने तुम्हारा कौन सा नंबर पॉइंट है, 1। थोड़ी देर बाद कौन सा आएगा, फिर 3, फिर 4। तो मान लो जब तुम्हारा 1 आंख के सामने है, उसकी वेलोसिटी यहां 15 मीटर पर सेकेंड है। तो जब 2 आएगा तो उसकी भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में उतनी ही होगी, 15। जब 3 आएगा उसकी भी वेलोसिटी वही होगी, 4 आएगा उसकी भी वही होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तुम पकड़ लो, मान लो ये वाला पॉइंट पकड़ा, यहां पार्टिकल की वेलोसिटी 16 है, तो जब दूसरा आएगा तब भी 16, तीसरा आएगा तब भी 16। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोई भी पार्टिकल क्रॉस करे सबकी वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि सब सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? ये डायग्राम बच्चों तुम लोगों ने बना लिया, बस वो जो रफ डायग्राम मैंने बोला था ये समझाने के लिए था।
बच्चों इतना समझ गए? ये चीज क्लियर है? इसे हटा दूं? तो बच्चों कंक्लूजन समझो। जब वो प्रॉपर लेयर्स में चल रहा है, टेक्निकली हम इसे ये बोलते हैं, टेक्निकली हम इसे ये बोलेंगे कि हर फ्लूइड पार्टिकल अपने प्रीवियस वाले को फॉलो कर, हर फ्लूइड पार्टिकल जो उससे पहले पार्टिकल निकल गया उसको फॉलो कर रहा, इसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। अगर फ्लो स्टडी नहीं है तो उसे हम बोलेंगे टर्बुलेंट। बताओ, जो ये लाइंस बन रही हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, और फ्लो को स्टडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ही बात। बताओ, दो स्ट्रीमलाइन क्रॉस करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर गए तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इधर भी होगी इधर भी होगी, क्योंकि ये अपने हिसाब से ले जाना चाहेगी, ये अपने हिसाब से ले जाना चाहेगी। एक ही पार्टिकल दो जगह थोड़ी जा सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दो स्ट्रीमलाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब बच्चों पॉइंट बना के लिखते चलो। in steady flow velocity of fluid particle, in steady flow velocity of all fluid particle passing through a particular point, in steady flow velocity of all fluid particle passing through a particular point will be same। तो जो मैंने तुम्हें बताया, तुम केवल वन वाली लोकेशन पर फोकस करो, तो कोई भी पार्टिकल उसको क्रॉस करेगा तो उन सबकी वेलोसिटी 15 होगी। अगर 16 है तो सबकी 16 होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोई भी फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। इसी को हम अदर लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि मान लो कोई 12 बजे निकल गया, कोई 12 बज के 1 सेकंड पे निकला, कोई 2 सेकंड पे निकला, तो हर कोई अपने से प्रीवियस वाले को फॉलो करेगा। 12 बज के 1 सेकंड वाला 12 बजे वाले को फॉलो करेगा, 2 सेकंड वाला 1 सेकंड को फॉलो करेगा। तो जो भेड़ चाल होती है, हर कोई अपने पीछे वाले को फॉलो करते जा रहा है, वैसा ही स्टडी फ्लो में होता है। इसी को मैंने ऐसे बोला है, और ईच फ्लूइड पार्टिकल फॉलो द सेम पाथ एज इट्स प्रीवियस पार्टिकल। तो हर एक फ्लूइड पार्टिकल अपने प्रीवियस फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करेगा। प्रीवियस से मेरा मतलब है जो पहले निकल गए। जैसे कोई पहले निकलेगा, कोई बाद में निकलेगा, तो पहले वाला आगे होगा, बाद वाला पीछे होगा। तो जो पहले निकल गया है उसको वो फॉलो करे, अपने से पहले वाले फ्लूइड पार्टिकल जो निकल गया है उसको वो फॉलो करे। अब स्टडी फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ फॉलो करते हैं उस पाथ को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। फ्लूइड पार्टिकल जिस भी पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रीमलाइन। अब अभी भी मैंने समझाया, दो स्ट्रीमलाइन आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उस पर तुम टेंजेंट खींचोगे तो दो टेंजेंट आ जाएंगे, दो टेंजेंट आ जाएंगी। तो स्ट्रीमलाइन है फ्लूइड पार्टिकल का पाथ। एक फ्लूइड पार्टिकल दो पाथ फॉलो नहीं कर सकता है, या दो डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं रख सकता, तो वो रीजन रहेगा। अगर फ्लो स्टडी नहीं है, अगर फ्लो स्टडी नहीं है तो उस फ्लो को बच्चों हम बोलते हैं टर्बुलेंट। अगर फ्लो स्टडी नहीं है तो उस तरह के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? कर लो फटाफट। तो बच्चों अब समझो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बच्चों इसे इंजेक्शन बोलते हैं, पता होगा आपको। तो पॉइंट बच्चों समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बच्चों पॉइंट समझो, इसे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 40 ml है, यहाँ बच्चों कितना है? 40 ml। अब ये 30 ml, 20 ml, 10 ml, 0 ml। बच्चों जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को समझो।
यहां बच्चों देखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम। बच्चों सपोज मैंने पिस्टन को 40 से 30 ले आया, पिस्टन को 40 से 30 ले आया, मान लो इसमें मेडिसिन भरी हुई है। बच्चों इधर आ जाए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको समझें। बच्चों देखो 40 से 30 ml पे मैं पिस्टन को ले आया, मेडिसिन इसमें भरी हुई है, इधर एरिया ज्यादा है, इधर एरिया कम है। तो बच्चों बताओ इस साइड से कितना ml लिक्विड कम हुआ? 40 से 30 मैंने पहुंचा दिया, कितना ml लिक्विड कम हुआ? 10 ml। तो बताओ इस छोटे पाइप से, छोटे पाइप से कितना ml लिक्विड बाहर निकलेगा? 10 ml। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई इसका एरिया ज्यादा है तो इससे ज्यादा लिक्विड निकले, इससे कम निकले, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर लिक्विड कोई स्टोर नहीं हो रहा। तो अगर यहां से 10 ml लिक्विड निकला है तो पक्का इससे कितना निकलेगा? 10 ml। मान लो तुमने इसमें पतली सी सिरिंज और लगा दी, उसका एरिया और कम होता, तो उस पतली सी सिरिंज से कितना ml लिक्विड निकलेगा? 10। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, मान लो अगर मैं मास में कन्वर्ट करूं, मान लो यहां 10 ग्राम लिक्विड निकला, डेंसिटी मैंने 1 मान ली, तो इस छोटे वाले से कितना निकलेगा? 10 ग्राम। उस पतली सिरिंज से कितना निकलेगा? 10 ग्राम। क्लियर है? अब लॉजिकली बताओ, अगर मैं स्पीड देखता हूं, स्पीड, लिक्विड की स्पीड यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? यहां। और अगर पतली सिरिंज लगा देता हूं तो कहां ज्यादा होगी? उधर। तो पॉइंट मेरा क्या है वो समझो। पॉइंट ये है, एरिया अलग अलग है, एरिया एक ये वाला एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है, आगे वाला एरिया और कम होगा। अगर मैं इस पे पतली सिरिंज लगा देता हूं तो उसका एरिया और कम होगा। लेकिन 10 ml अगर यहां से निकला है तो पक्का 10 ml यहां से निकलेगा, और पक्का 10 ml ही यहां से निकलेगा। यहां से अगर 20 ग्राम निकल रहा है तो यहां से भी 20 ग्राम निकलेगा, यहां से भी 20 ग्राम निकलेगा। तो हम ये बोलते हैं कि मास कंजर्व रहेगा, रेट ऑफ मास फ्लो सेम होगा। रेट ऑफ मास फ्लो जो यहां है वही यहां है, वही यहां। अब डेंसिटी फिक्स है तो वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होगी। जो वॉल्यूम 1 सेकंड में यहां से फ्लो करेगा वही यहां से करेगा, वही आगे से करेगा। ये पॉइंट बच्चों समझे? इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बच्चों अब इतना कर लिया, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चों किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मतलब क्या है बच्चों? कहीं भी लिक्विड स्टोर नहीं हो रहा, तो जितना यहां से फ्लो किया है उतना वहां से फ्लो करेगा ही करेगा। इतना लिख लिया बच्चों। अब इसमें बच्चों लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, तो तुम क्या बोलोगे? कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इन a ट्यूब of flow, according to this equation in a tube of flow, rate of flow of mass through any cross section will be same। तो अगर यहां से 1 सेकंड में 10 ग्राम मास फ्लो कर रहा है तो यहां से भी 10 फ्लो करेगा, आगे अगर और पतला एरिया होगा तब भी 10 ही ग्राम फ्लो करेगा। तो रेट ऑफ मास फ्लो तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा। तो भाई मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इन ए ट्यूब ऑफ फ्लो, इन ए ट्यूब ऑफ फ्लो, rate of flow of mass, rate of flow of mass through any cross section will be same, और वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी सेम। तो बच्चों हम ये बोलते हैं, इसके बाद बच्चों लिख लेना dm बाई dt कांस्टेंट, dm बाई dt कांस्टेंट। dm बाई dt से मतलब है रेट ऑफ मास फ्लो कांस्टेंट। ये पॉइंट क्लियर है? अब मास अगर मुझे लिखना है तो मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया डी बाई डी टी। वॉल्यूम, याद रहे ये वॉल्यूम है। v और वेलोसिटी दोनों एक जैसे होते हैं तो कंफ्यूज मत होना। यहां v से मेरा मतलब वॉल्यूम है, v से मतलब वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। तो v इंटू डेंसिटी कांस्टेंट। अब याद करो बच्चों, मैंने जहां फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया है उसकी स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हम कांस्टेंट डेंसिटी मान के चलते हैं। हम आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो वो यहां से बाहर आ गया। कांस्टेंट को कांस्टेंट से भाग दोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट। लेकिन याद रहे इसमें v वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। v यहां क्या है, वॉल्यूम। तो डीवी बाई डी टी एक सेकंड में फ्लो होने वाला वॉल्यूम। जैसे एक सेकंड में मैं पिस्टन को 40 से 30 पे ले आया तो एक सेकंड में 10 ml कम हुआ, तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो गई 10 ml। एक सेकंड में मैं 40 से 20 पे ले आया तो 20 ml लिक्विड फ्लो किया, तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो गई 20 ml पर सेकेंड। ये चीज है डीवी बाई डी टी। वो यहां से 20 ml पर सेकेंड है तो यहां भी 20 ml पर सेकेंड, वहां भी 20 ml पर सेकेंड। यही मैंने बताया है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होगी या मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो। ये पॉइंट बच्चों समझे? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब इसी को मैं वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर, वेलोसिटी के टर्म्स में, तो वो चीज समझो बच्चों। समझना बच्चों, ये पिस्टन आगे जा रहा है, ये पिस्टन आगे जा रहा है। इस पिस्टन की रफ्तार मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जो ये वाला पिस्टन है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे जा रहा है। तो बताओ एक सेकेंड में कितना चलेगा? 5। अगर 15 की रफ्तार से जाए तो 15। v1 की रफ्तार से जाए तो v1। तो एक सेकंड में कितना चलेगा? v1। एक सेकंड में कितना चलेगा? v1। अब एक सेकंड में वो v1 चला, बच्चों मान लो एक सेकंड में वो इधर v1 चला, तो वॉल्यूम कितना कवर करेगा? v1 इंटू एरिया, जो भी इसका एरिया v1 इंटू एरिया। तो एक सेकंड में अगर वो v1 चल रहा है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना कवर करेगा? जैसे मान लो एक सेकंड में ये चल के इधर आ गया, तो लेंथ चला, स्पीड इंटू टाइम, तो इतना लिक्विड बाहर निकल जाएगा। वो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? v1 इंटू एरिया। तो एक सेकंड का, बच्चों अगर मैं एक सेकंड का वॉल्यूम लिखता हूं इस साइड से, तो a1 इंटू वी वन। समझ पाए बच्चों? एक सेकंड में कितना चला? v1 इंटू वन इंटू एरिया। एक सेकंड का वॉल्यूम हो गया a1 v1। मान लो यहां रफ्तार v2 है बच्चों, जो ये छोटा पिस्टन है इस पे रफ्तार v2, तो यहां एक सेकंड में कितना चलेगा? v2 इंटू वन। तो यहां वॉल्यूम कितना कवर होगा? v2 इंटू ए टू। और अभी अभी हम सीख चुके हैं अगर यहां से एक सेकंड में 10 निकल रहा है तो यहां से भी 10 निकलेगा, यहां से 20 निकल रहा है तो यहां से भी 20 निकलेगा। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई थिंक समझ गए होंगे, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। या बच्चों लिख सकते हो a इंटू वी कॉन्स्टेंट। a इंटू वी क्या आ गया? कांस्टेंट। इतना बच्चों और कंप्लीट कर। a1 v1 a2 v2 होगा बच्चों, इतना कनेक्ट कर पाए? क्लियर है? जितना यहां से लिक्विड निकलेगा उतना ही वहां से निकलेगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, यहां v है वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी है, और ये वाला v वॉल्यूम है। एरिया उनका प्रोडक्ट बराबर कांस्टेंट। तो एक अगर बड़ा होगा तो दूसरा छोटा हो जाएगा, तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी।
जैसे बच्चों एक नॉर्मल पाइप तुम पकड़ो, उसको आगे से दबा दो। पाइप जैसे तुम मान लो पेड़ में पानी डाल रहे हो, उसको आगे से दबा दो तो तुम देखोगे रफ्तार बढ़ जाती। समझ रहे हो? जैसे सर्विस स्टेशन पे तुम गाड़ी धुलवाओ तो बहुत प्रेशर से पानी निकलता, क्योंकि आगे की नोजल काफी छोटी रहती। तो होता ये, वहां पानी तो उतना ही फ्लो कर रहा है, लेकिन एरिया कम कर दिया तो स्पीड बढ़ गई। तो वही मैंने यहाँ सिखाया है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो ए इंटू बी तुम्हारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? अब एक चीज बच्चों समझना। हाँ बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? बच्चों इधर आ जाएं। ठीक। अब वापस समझो। वॉल्यूम फ्लो रेट, इसी एवी को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ए इंटू बी तुम्हारे पास क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट। वो तुम्हारी हर तरफ कांस्टेंट होगी। याद रहे बच्चों, इधर आ जाएं। देखो, जल्दबाजी में तुमसे इसमें मिस्टेक हो, तुमको ऐसा ही डायग्राम बना दिया, तुमसे पूछा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। बच्चों बताओ 1 2 कहां वेलोसिटी ज्यादा है? वेलोसिटी कहां ज्यादा है? 2 पे, क्योंकि एरिया छोटा है। ठीक है। अब तुमसे पूछा वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट कहां ज्यादा है? तो याद रखना थोड़े टाइम बाद तुम इसमें सिली मिस्टेक करोगे। तुम्हें लगेगा वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब स्पीड, और तुम सोचोगे कि यहां एरिया कम है स्पीड ज्यादा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट ज्यादा। गलत। वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। वॉल्यूम फ्लो रेट तुम्हारी क्या है? कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम यहां फ्लो कर रहा है वही वॉल्यूम यहां फ्लो कर, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तुम्हारी क्या है? कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? अब बच्चों जो तुम्हें डीपीपी नंबर 4 मिला, डीपीपी नंबर 4, उसके स्टार्टिंग 2 3 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। जो डीपीपी नंबर 4 मिला है उसके स्टार्टिंग, यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, इस पार्ट को फिर मैं हटा रहा हूं। हाँ कर लो। चलिए ठीक है बच्चों, कर लें, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। तो बच्चों जैसे इस तरह से दिया है, यहां रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यहां रेडियस कर दी है डबल 2 सेंटीमीटर, यहां स्पीड है 8, तो यहां स्पीड बच्चों बताना है। तो बच्चों बताओ रेडियस कितने टाइम्स की है? तो एरिया कितने टाइम्स हुआ? रेडियस डबल तो पाई आर स्क्वायर, एरिया कितने टाइम्स हुआ? 4 टाइम्स। तो बच्चों यहां एरिया ए, यहां एरिया 4 है, एरिया अगर 4 टाइम्स कर दिया है तो स्पीड कितनी होगी? कम होगी या बढ़ेगी? कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 4 टाइम्स कम। तो पहले रफ्तार 8 थी, नई रफ्तार क्या होगी? तो आंसर बच्चों 2। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? ऐसे बच्चों नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, फिर वो भी सेम पैटर्न है। बच्चों सही है, बस एक बार कर लो, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट कर सकता है, आंसर नहीं बोले। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है। अब इसे देखो, अभी अभी बच्चों मैंने सिखाया A1 V1 A2 V2, A1 V1 A2 V2। तो A1 V1 A2 V2,
तुमसे पूछा है v1 बाई v2, क्या निकल के आ गया a2 बाई a1, कहानी खत्म। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। टू वाटर पाइप डायमीटर 2 and 4 connected to the main supply line, the velocity of flow of water in pipe 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो बच्चों वही, एक 2 सेंटीमीटर का पाइप है, एक 4 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों बताओ किस में रफ्तार ज्यादा होगी, 2 में या 4 में? 2 में। अब वही एरिया ए तो इसका 4a, तो इसमें रफ्तार कितने टाइम्स ज्यादा होगी? रफ्तार कितने टाइम्स ज्यादा होगी? 4 टाइम्स। तो हम बोलेंगे जो पतला पाइप है वो 4 गुना रफ्तार से लिक्विड को फ्लो कराएगा। देखो वापस बताता हूं, यही समझो। दो पाइप हैं, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इसकी रेडियस r तो इसकी रेडियस 2r, तो इसका एरिया a तो इसका एरिया 4a। पानी अगर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a इंटू वी, 4a इंटू वी डैश, तो v आ गया 4v डैश। तो इसमें जो होगी वो इससे 4 गुनी होगी, या इसमें इससे 1/4 होगी। समझ गए? तो बच्चों मैं आंसर बता रहा हूं, पहले में चेन्नई, दूसरे में बॉम्बे, तीसरे में आगरा, तीसरे में आगरा। अब फोर्थ में बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे फोर्थ बच्चों, यही अगर तुम होली पे देखोगे तो वहीं से मैंने ये लिया है। जैसे बैलून भर के फेंकते हैं, इस तरह का आता है, देखा होगा। तो बच्चों समझो, वो मैंने जब परचेज किया था तब मेरे समझ में आया कि इसको थोड़ा कुछ समझाने के लिए रख सकते हैं, तो फेंका नहीं था, बचा लिया था। खैर कंक्लूजन समझो बच्चों, समझो। तुमने देखा होगा ये हिस्सा नल में लगा देते हैं, यहां से पानी आता। तो अभी जो हमने सीखा था उसमें केवल इस तरह का आउटलेट था, एक ही आउटलेट था। अगर ऐसे 10-20 भी आउटलेट होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पानी यहां से आएगा उतना ही यहां से जाएगा। तो 3-4 में अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो ये यहां आया, 1 2 3 चला गया, ये मान लो a1v1, a2v2, a3v3, a4v4, तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला। तो तुम लिखोगे कैसे? a1v1 इक्वल टू a2v2 इक्वल प्लस a3v3 प्लस a4v4। समझ गए बच्चों? तो पॉइंट मेरा ये, अगर वो 2-3 पार्ट में डिवाइड हो रहा हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाला लिक्विड इक्वल टू जाने वाला लिक्विड। तो दिमाग में ये रखना है, पर सेकेंड आने वाला लिक्विड, पर सेकेंड आने वाला लिक्विड इक्वल टू पर सेकेंड जाने वाला लिक्विड। तो 2-3 पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो इस फॉर्मेट से कर सकते। समझ गए बच्चों? अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, बोलो बच्चों आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, देखो यहां से आया तो a इंटू 3, क्योंकि रफ्तार 3, ठीक। यहां देखो एरिया ए, रफ्तार 1.5, तो a इंटू 1.5 प्लस एरिया 1.5 है, रफ्तार v। तो बच्चों देखो पूछा क्या है फिर, अच्छा ये v पूछा है ना, ठीक है। तो a कट गया, a कट गया, ये उधर जाएगा 1.5, 1.5v, इधर डिवाइड करोगे आंसर चेन्नई। बच्चों बताओ लास्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एवी कांस्टेंट, एवी कांस्टेंट, मास फ्लो रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट, जहां एरिया कम स्पीड ज्यादा। बताओ बच्चों अभी कोई तकलीफ इसमें? अब बच्चों इधर आ जाओ। बच्चों देखो, जो अब मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो वाला टॉपिक खत्म है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, उस पर आओ। एक क्वेश्चन का आंसर दो। इस पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया h हाइट से, बच्चों बताओ नीचे रफ्तार क्या होगी? बच्चों नीचे रफ्तार
√2GH। क्लियर है? अब वापस समझो बच्चों, ये सबने कर लिया ना। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे समझो। टॉरिसेली करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा कि जैसे ये लिक्विड मैंने भर दिया, लिक्विड मैंने ऐसे भर दिया, तुम दोनों इधर। अब यहां मान लो तुमने ऐसे होल किया, तो बच्चों बताओ लिक्विड कहां निकलेगा? मान लो ये बर्तन है, जैसे यही बच्चों मान लो बोतल, इसमें मान लो यहां होल कर देते, तो लिक्विड कहां निकलेगा? बाहर। बाहर लिक्विड निकलेगा। तो अब ध्यान से समझना, यहां से लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा, ये हाइट h है, ये हाइट h है। तो टॉरिसेली ने ये कहा कि अगर फ्री सरफेस से h हाइट पे तुम होल कर रहे हो, फ्री सरफेस से h हाइट पे होल कर, तो वैसे स्पीड क्या होती थी? √2GH। तो यहां से भी जो लिक्विड निकलेगा उसकी स्पीड होगी √2GH। अब ये आता कैसे है वो भी हम पढ़ेंगे, वो बर्नौली इक्वेशन से पढ़ेंगे, बट अभी हम टॉरिसेली का डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रहे। तो टॉरिसेली का डायरेक्ट रिजल्ट ये है, एच डेप्थ पे अगर होल करोगे तो स्पीड होगी √2GH। उसके लिए शर्त ये है, ये एरिया ए, ये एरिया स्मॉल है, तो स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत कम होना चाहिए। स्मॉल ए जो हम होल कर रहे हैं वो कंटेनर के एरिया से काफी कम होना चाहिए, बस ये शर्त है। तो अब बच्चों मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इधर देखो। अगर तुम एच डेप्थ पे होल कर रहे हो, अगर तुम एच डेप्थ पे होल कर रहे हो, तो जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? √2GH। याद कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया, फ्री फॉल में जो स्पीड होती है वही स्पीड ये होती है। अब ये क्लियर है? तो अब बच्चों इसमें तुम लिख लो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसेली इक्वेशन। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसोली इक्वेशन, ये साइंटिस्ट का नेम है। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इधर डिस्कशन में, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसेली इक्वेशन, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स और टॉरिसोली इक्वेशन। इतना नोट कर लिया बच्चों? अब इसमें बच्चों आगे लिख लो, जैसे ये बर्तन है, ये ड्रॉ कर लो। बर्तन का एरिया ए, ये इसका एरिया, यहां एच डेप्थ पे मैंने होल किया, एच डेप्थ पे होल किया, इसका एरिया स्मॉल है, जो होल किया है उसका एरिया स्मॉल है, ए इज लेस देन ए। तो यहां जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी रफ्तार √2GH। मान लो वो निकल के इतनी डिस्टेंस पे गिर रहा है, इतनी डिस्टेंस पे गिर रहा है, ये रेंज मैंने आर बोल दी। तो एक बार बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे चीजें डिस्कस करता हूं। तुम दोनों अब बच्चों कई बार क्वेश्चन में रेट ऑफ फ्लो पूछते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लो रेट एक ही चीज है, और वो क्या होती है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां अगर तुमसे पूछते हैं कि पर सेकंड कितना लिक्विड बाहर निकल रहा,
पर सेकेंड कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो उसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो पूछ रहे हैं। तो वो रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम फ्लो रेट, और इसी का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, सारी चीजें एक ही हैं। तो ये अभी अभी हमने सीखा है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां जिस होल से लिक्विड बाहर निकल रहा है वो ए है और वेलोसिटी v है। तो ये तुम्हारे पास हो गया a इंटू अंडर रूट 2gh। तो अगर तुमसे पूछता है कि पर सेकेंड निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है एवी, ये वॉल्यूम फ्लो रेट होगी। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों एक और क्वेश्चन का आंसर दो। h हाइट से कोई चीज गिराई, h हाइट से कोई चीज गिराई, नीचे आने में कितना टाइम लेती है? अंडर रूट 2h बाई जी, रटा हुआ है। स्पीड क्या होती है? रूट 2gh, वो भी पता है। तो अब समझो, एक बार प्रोजेक्टाइल याद करते हैं। टावर से प्रोजेक्टाइल v स्पीड से फेंका, ऐसे जाके गिरेगा। मान लो ये हाइट है कुछ x, तो ऐसे जाके गिरेगा। बताओ अभी वर्टिकल में क्या स्पीड है? 0। तो इसको यहां से यहां तक आने में क्या टाइम लगेगा? अंडर रूट 2h बाई जी, यानी कि 2x बाई जी। अगर मुझे रेंज लिखनी है तो टाइम इंटू स्पीड, ये रेंज होगी। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? ये चीज क्लियर है? अब उसी को यहां रिलेट करो। जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड तुम्हें पता है। ये पूरी हाइट मान लो बच्चों कैपिटल एच, ये पूरी हाइट कैपिटल एच। बच्चों बताओ ये हाइट कितनी बची? एच माइनस एच। तो जो लिक्विड बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद उसको कितना नीचे गिरना है? जो लिक्विड बाहर निकला उसको बाहर निकलने के बाद कितना नीचे गिरना है? बोलो बच्चों। देखो, यहां से निकल के इधर गिरा, तो ये हाइट कितनी दिख रही है? ये हाइट कितनी है? एच माइनस एच। तो इतना नीचे आ रहा है, टाइम कितना लेगा? अभी अभी सीखा अंडर रूट 2h बाई जी। तो अंडर रूट 2h माइनस एच बाई जी, तो उसको टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट 2h-h/g। अगर मैं रेंज लिखना चाह रहा हूं तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, वो मेरे पास रेंज हो जाएगी। समझ गए बच्चों? इतना कर लिया बच्चों। अब इसमें आगे लिख लो रेंज आर। तो रेंज अगर मैं लिखता हूं स्पीड इंटू टाइम, तो रेंज स्पीड तुम्हारे पास हो गई रूट 2gh, और टाइम लिखोगे तो 2h-h अपॉन जी। बच्चों याद आया? रूट 2h बाई जी, उस फॉर्मूले से ये टाइम हो गया। रूट जी कट गए, रूट जी कट गए। तो रेंज जो तुम्हारे पास निकल के आई रूट टू अंडर रूट एच, ये तुम्हारे पास रेंज निकल गई। इतना बच्चों और कंप्लीट कर लो। बच्चों वापस डिस्कस कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर याद करो। उसमें रेंज कैसे लिखते थे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तुम्हें पता है, टाइम उसके इसमें निकालते हो रूट 2h बाई जी से। हाइट तुम्हारे पास है h माइनस एच, तो ये रेंज निकल आई। नहीं नहीं वो, नहीं नहीं वो भी थोड़ा सा रुकते हैं, जस्ट अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुको। इधर बच्चों डिस्कशन नहीं करो, इधर फोकस करो। बच्चों बताओ ये रेंज अभी क्लियर है? ठीक है, इतना नोट कर लिया बच्चों। अब वापस से देखना, इसे लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो केवल समझो। इस साइड जो मैं कर रहा हूं वो केवल समझना। ये मान लो बच्चों बर्तन, इसकी हाइट है सपोज 40 मीटर, पूरा फुल भर दिया। मान लो बच्चों यहां h इक्वल टू 10 मीटर पे होल किया,
तो ये हाइट कितनी होगी 30। तो अब रेंज अगर मैं लिखना चाहूं 2, बच्चों बताओ स्मॉल एच जिस डेप्थ पे होल्ड कर रहा है कितना है, स्मॉल एच कितना है 10, कैपिटल एच 40, 40 माइनस 10, ये रेंज आ गई। कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होल्ड कर रहा हूं, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल एच की वैल्यू क्या होगी 0। स्मॉल एच की जगह 0 रखो, रेंज कितनी आएगी 0। कोई तकलीफ? वापस समझो, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होल्ड कर रहा हूं, तो स्मॉल एच है, यहां देखो स्मॉल एच टॉप पॉइंट से डिस्टेंस। तो अगर मैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पर होल्ड कर रहा हूं तो स्मॉल एच की वैल्यू 0, यहां स्मॉल एच की जगह 0 रखोगे तो रेंज कितनी आ गई 0। तो होगा ये, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जब होल्ड करोगे तो स्पीड 0 होगी, तो पानी रिस रिस के बिल्कुल यहीं टपकेगा, तो यहीं टपक रहा है तो रेंज कितनी हो गई 0। समझ गए बच्चों? तो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होल्ड करोगे, बताओ रेंज कितनी आई? बोलो बच्चों, टॉप पॉइंट पे होल्ड करोगे रेंज कितनी आई 0। अब मान लो बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे होल्ड कर रहे हो, बिल्कुल बॉटम पॉइंट, तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या है कैपिटल एच, स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच, तो यहां कैपिटल एच रखो, बताओ कितना आएगा 0। तो बिल्कुल बॉटम पे जब होल्ड करोगे, जैसे मान लो ये है, ऐसे जमीन पे रखा है, बिल्कुल बॉटम पे जब होल्ड करोगे तो जैसे ही होल्ड करोगे पानी रफ्तार से निकलेगा, लेकिन जमीन से हाथों हाथ टकरा जाए, जमीन से हाथों हाथ टकरा जाएगा, क्योंकि जमीन पे ही होल्ड किया है, तो जमीन पे जैसे ही टकरा गया रेंज तो वही मानेंगे, तो रेंज कितनी हो गई 0। तो बच्चों फिर आंसर दो, टॉप पॉइंट पे होल्ड किया तो रेंज कितनी आई, बॉटम पॉइंट पे होल्ड किया तो 0, हमेशा 0 है क्या? तो जब मिड पॉइंट पे होल्ड करते हो तो रेंज मैक्सिमम आती, मिड पॉइंट पे होल्ड करते हो तो रेंज क्या आती है मैक्सिमम। वरना इसको डिफ्रेंशिएट करो, 0 के बराबर रख के सॉल्व करो, तुम देखोगे H इक्वल टू आएगी R/2। तो जब मिड पॉइंट पे होल्ड करोगे तो रेंज तुम्हारी क्या आएगी मैक्सिमम। तो जो तुम पूछ रहे थे रेंज मैक्सिमम आएगी अगर हम ये होल मिड पॉइंट पे कर, ये चीज क्लियर है? अब वापस समझो बच्चों, बिल्कुल सिमेट्रिक रहता, ध्यान से देखना, ये मान लो 40 मीटर है, तुम ऊपर से 2 मीटर पे होल्ड कर, ऊपर से 2 मीटर, या इसी को देखो, तुमने ऊपर से 10 मीटर पे होल्ड किया, ये रेंज आई। अब ऊपर से 30 मीटर पे होल्ड करो, 30 मीटर पे, तो डेटा रखो 30, 40 माइनस 30, बच्चों बताओ दोनों में से कौन सी रेंज ज्यादा है, दोनों में से कौन सी रेंज ज्यादा है? एकल। तो अब ध्यान से समझो, ऊपर से 2 मीटर या नीचे से 2 मीटर, रेंज इक्वल, ऊपर से 3 मीटर नीचे से 3 मीटर, रेंज इक्वल। तो ऊपर और नीचे से सेम डेप्थ पे होल्ड करोगे रेंज इक्वल होगी, बीच में रेंज मैक्सिमम होगी, बीच में रेंज मैक्सिमम। ये सारे पॉइंट्स बच्चों समझ गए? ओके। तो बच्चों इसको अब मैं हटा रहा हूं, इसमें बच्चों रेंज मैंने बता दिया, रेंज के बाद मैक्सिमम रेंज में लिख लो, इस तरह से लिख लो, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर h इक्वल टू h/2। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब हाइट किसके बराबर हो h/2 या मिड पॉइंट पर होल्ड कर दो। अब मैक्सिमम रेंज अगर मैं लिखता हूं तो अभी भी बच्चों हमने फॉर्मूला सीखा है, h की जगह लिखोगे h/2, तो बच्चों ये h/2, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं h, आंसर बच्चों कितना आ गया h। तो मान लो बच्चों 50 मीटर हाइट का कंटेनर है
उसके थ्रू मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी? अगर 50 मीटर हाइट का कंटेनर है, मिड पॉइंट पे होल कर, मैक्सिमम रेंज तुम्हें कितनी मिलेगी? 50। कोई दिक्कत? इतना कर लो फटाफट। वो करेगी, लेकिन अभी हम नॉर्मल सिचुएशन ले रहे हैं, वो बाद में आएंगे। जैसे तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मान लो हमने ऐसे होल कर दी, यहां कोई पिस्टन लगा दी, तो पिस्टन के थ्रू अगर प्रेस कर रहे हो तो ये स्पीड वेरी करेगी, लेकिन वो टॉरिसेली इक्वेशन का पार्ट नहीं होगा। वो फिर बर्नौली से हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ पाए? अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो अपना बर्तन है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर, हाँ, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तब ये चीज वैलिड है। अब मान लो यही बर्तन है, इसका ढक्कन बंद है, इसमें तुम होल कर दो, तो यहां स्पीड डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं। समझ गए? तो ये तभी एप्लीकेबल है जब वो ओपन टू एटमॉस्फेयर। इतना बच्चों अभी क्लियर है? नहीं, उस पर भी नहीं करें। हाँ, कंडीशन ये कि एरिया उससे कम होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। बाकी हम इसका डेरिवेशन भी बाद में देखेंगे, तब और क्लियर होगा। अभी हम केवल टॉरिसेली का रिजल्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है? इतना बच्चों अभी क्लियर है? चले आगे। अब देखो, इसके बाद बच्चों ये डायग्राम तुम बना लो, इससे तुम्हें याद रहेगा। मान लो बॉटम से H1 हाइट पे होल किया, टॉप से H1 हाइट पे होल किया, तो तुम देखो दोनों की रेंज सेम है, दोनों की रेंज सेम है। और जो तुमने मिड पॉइंट पे होल किया है उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। तो मिड पॉइंट वाले की रेंज सबसे ज्यादा होगी। ऊपर और नीचे से सेम डेप्थ पे अगर होल कर रहे हो तो रेंज बराबर हो। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो। अब बच्चों जिसका इतना कंप्लीट हो जाए, वो जो मैंने डीपीपी दिया है उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बच्चों इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद 5 एंड 6 दोनों ही क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों बताओ 5 में आंसर क्या होगा? सही है। 12 मीटर का कंटेनर है, मैक्सिमम रेंज चाहिए, बीच में होल करना होगा, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ठीक है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। जैसे 6 में दिया है, द टॉप ऑफ वाटर टैंक इज ओपन टू एयर एंड वाटर लेवल इज मेंटेन्ड, इट इज गिविंग आउट 0.74 मीटर क्यूब वाटर पर मिनट थ्रू ए सर्कुलर ओपनिंग ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इन इट्स वॉल। तो तुम्हें ये दिया है, जैसे ये बर्तन मान लो, ये बर्तन, ठीक है, इसमें यहां होल कर दिया, इससे लिक्विड ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक, इससे 0.74 मीटर क्यूब पानी पर मिनट, याद रहे पर मिनट मिल रहा है, तो 1 सेकंड में मिलेगा डिवाइड बाई 60।
1 मिनट में इतना मिल रहा है तो 1 सेकंड में मिलेगा डिवाइड बाई 60। तो पर सेकंड इतना लिक्विड मिल रहा है, मिनट में दिया है तो मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, इसका रेडियस तुम्हें दिया है 2 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ओपनिंग फ्रॉम लेवल ऑफ वाटर टैंक। तो बच्चों ये डेप्थ तुमसे पूछी है, ये डेप्थ तुमसे पूछी है। क्वेश्चन क्लियर है? तुमने इस तरह से मान लो बच्चों ये खुला बर्तन है, यहां एक होल कर दी, तो इस होल से पानी बाहर निकलेगा। उस होल से 1 मिनट में इतना पानी बाहर निकाल रहा, तो 1 सेकंड में निकलेगा डिवाइड बाई 60। तो तुम्हें बताना है कि भाई किस डेप्थ पे तुमने होल किया। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब समझो। अभी अभी बच्चों मैंने तुम्हें बताया वॉल्यूम फ्लो रेट होती है एवी, एरिया इंटू वेलोसिटी। बच्चों ये क्लियर है? अब देखो वॉल्यूम फ्लो रेट तुम्हें कितनी दी है, 0.74 बाई 60। एरिया, एरिया पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर में है तो -4। ये एरिया हो गया। बोलो बच्चों एरिया में कोई तकलीफ? पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर में था तो -4। अब स्पीड, स्पीड बच्चों मैंने अभी अभी सिखाई, अगर h हाइट पर होल कर रहे हो तो स्पीड कितनी होगी, √2gh। तो स्पीड तुम्हारे पास 2, ग्रेविटी मान लो 10 ले रहा हूं, हाइट निकालनी है, और ये तुम्हारे पास 0.74 बाई 60। आगे बच्चों गुणा भाग के वो तुम खुद करना, पर कंसेप्चुअली कहीं दिक्कत लग रही हो तो बताओ। आगे कैलकुलेशन वगैरह अपने हिसाब से करना, बट इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। तो वॉल्यूम फ्लो रेट एवी 0.74 बाई 60, बस आगे हमने सॉल्व कर लिया, आ जाएगा। बच्चों चलें अभी हम आगे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आंसर बच्चों बता देता हूं। फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा बॉम्बे, फाइनल आंसर आएगा बॉम्बे। इतना क्लियर है बच्चों? अभी मैं इसे हटा दूं, ठीक है। अब एग्जाम्पल बच्चों तुम लिख लो, एक एग्जाम्पल बच्चों लिखो, या बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, उससे समझ में आएगा। ये वाला बच्चों डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है। बच्चों इधर आ जाएं। यार जल्दी कैसे बज गई घंटी? हाँ, अच्छा घड़ी पीछे है। हाँ घड़ी पीछे है। खैर कोई नहीं, ये डायग्राम बस ड्रॉ कर लो, इसे कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों एक बार इसे ड्रॉ कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये बोतल किसकी थी? पास कर देना। बच्चों ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे बोतल रख दी है, प्लेटफॉर्म पे बोतल रख दी। प्लेटफॉर्म बच्चों 10 मीटर पे है, प्लेटफॉर्म 10 मीटर पे, उस पे 30 मीटर हाइट का एक कंटेनर रख दिया, एक होल कर दिया, उससे पानी ऐसे टपक रहा है। अब ये रेंज आर, ये रेंज आर। तो एक बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, जैसे ये इधर पानी गिर रहा, पानी गिर रहा, इसमें तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर।
आर की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों बतानी है, आंसर बोले नहीं, जब मैं पूछूं तब बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर सही तरह से सोचोगे तो बहुत आसान। तो बच्चों आप हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मतलब रेंज की बतानी है। बोलो बच्चों क्या आना चाहिए, कोई भी जो आंसर बताना चाहे। चलो कर लो एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, और कोई? तुम बताओ तुमने क्या सोचा। ठीक है सही है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 40 ही आएगी। चलो खैर मैं डिस्कस करता हूँ, बच्चों समझो। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, पहले मैं उस पर आता हूँ। बच्चों मैंने तुम्हें सिखाया है कि भाई बीच में होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी, लेकिन वो कंडीशनल है। जो भी कोई रिजल्ट होते हैं वो उसी कंडीशन में वैलिड होते हैं। तो अधिकतर बच्चा क्या करेगा, उसमें कंडीशन ये थी कि भाई बर्तन जमीन पर रखा था, बीचों बीच होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम, सही बात है। अब वही फंडा वो यहां लगाता है। वो सोचता है कि 30 मीटर का बर्तन है, बीच में होल कर देता हूं 15 मीटर पे, रेंज मैक्सिमम होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसको जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हो तो तरीका यह है कि इस पूरे को एक ही बर्तन मान लो। मान लो ये जमीन पे ही रखा है, मान लो ये जमीन पे ही रखा है। तो बताओ बर्तन की हाइट कितनी होगी। बर्तन की हाइट क्या हो गई, 40। तो इसको मैं जमीन पे ही रखा मान लेता हूं, जमीन पे ही रखा मानूंगा तो बर्तन की टोटल हाइट 40 होगी। अब मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो 40 का आधा क्या होता है, 20। तो अगर मैं 20 पे होल कर दूं तो रेंज मुझे मैक्सिमम मिल जाएगी। और मिड पॉइंट पे जब मैं होल करता हूं तो मुझे रेंज जो मिलती है वो टोटल हाइट यानी कि 40 के बराबर मिल जाएगी। ये तो डायरेक्ट करने का तरीका हो गया। मान लो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं ऐसे करूंगा कि ये एच हाइट है, यहां रफ्तार 2gh, ये डिस्टेंस हो गई 40 माइनस एच। तो फिर हम बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे, बेसिक से। तो एक तो बच्चों मैंने डायरेक्ट बताया, हम आंसर लिख सकते। दूसरा तरीका, रेंज स्पीड इनटू टाइम। टाइम बच्चों 2, 40 माइनस एच अपॉन जी। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो डी आर बाई डी एच 0। सॉल्व करोगे तो देखना हाइट इससे निकल के आएगी 20, हाइट 20 निकल के आएगी। तो देखो जी तो कट गए, 20 इसमें रखो तो 20 वो 40 आ जाएगा। तो अगर मान लो ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट, नहीं करना चाहो तो ऐसे कर सकते। कौन सा वाला, नहीं वो तो सिंपल है ही, बट बता रहा हूं। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों इसे कंप्लीट कर लो फिर मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 1, इसमें से जो आपका मॉड्यूल है एक्सरसाइज 1, उसमें से मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बच्चों तुम देखो। तो होमवर्क क्वेश्चन मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 28। तो बच्चों जो मॉड्यूल है तुम्हारा उसकी एक्सरसाइज 1 के ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का याद रहे, डीसीटी नहीं, एक्सरसाइज 1,
4, 9, 12 जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार अटेम्प्ट करना, हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी फिर देखते हैं। थैंक यू।